हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। सो हमने लास्ट क्लास में किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी और डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जूलियस प्लकर्स वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड कैथोड रेज। तो आज हम पढ़ते हैं कि एनोड रेज क्या थी और उनको डिस्कवर किसने किया। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सेटअप था एनोड रेज के लिए वो ऑलमोस्ट सेम सेटअप था, बट द फर्स्ट डिफरेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड रेज डिस्कवर किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। He was the first one who discovered anode rays. Now अब क्वेश्चन ये था कि एनोड रेज का जो सेटअप था वो कैसा था। वो बिल्कुल आपका सेटअप जो था वो कैथोड रेज की तरह था। फर्क सिर्फ एक था, जहाँ पे हमने कैथोड रेज, ये आपका क्या है? कैथोड। इसको हम क्या बोलेंगे? परफोरेटेड कैथोड। दिस वन इज पंप टू वैक्यूम. This is your anode and we know that anode is positively charged, cathode is negatively charged, and this is our battery terminal. The current is flow like this from negative to positive end. So this is our setup. अब देखो, first of all perforated cathode क्या था? perforated cathode का मतलब होता है कि हम कैथोड में क्या कर रहे हैं? होल्स कर रहे हैं। होल्स करने का मतलब क्या होता है? जैसे लेट करो मैंने ये कैथोड लिया और उसमें मैंने होल कर दिया, ये होल्स कर दिए। इसको होल्स करने का मेरा मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि जो रेज या जो गैस की इंटेंसिटी आएगी, जो गैस की लाइट, जो गैस इस पर आएगी, उससे अफेक्ट क्या होगा। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कैथोड रेज बनाते वक्त, जब कैथोड रेज की इन्वेंशन हुई थी तो क्या हुआ था कि कुछ आपकी रेज ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, जिससे हमें ये पता चला कि एनोड पॉजिटिव है। तो जो ट्रैवलिंग वाली रेज है उनका नेचर कैसा है? नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था कैथोड रेज में। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो रेज ट्रैवल करने वाली हैं वो कैसे होंगी। अब देखो, मैंने इसको परफोरेटेड क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है कि गैस का नेचर कैसा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि 10 की पावर 4 वोल्ट तक का मैं क्या करूँगी, अगर पोटेंशियल अप्लाई करूँगी और जो गैस होगी उसका प्रेशर कितना होगा? 10 की पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस का कम प्रेशर लेने का रीज़न क्या था कि हमने देखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो गैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई हमने क्या किया? प्रेशर को इतना रिड्यूस कर दिया कि जो गैस है वो क्या करे? आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफोरेटेड प्लेट लेने का मतलब क्या था कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, एंड सेकेंड क्या था? टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ गैस। क्योंकि जो एनोड रेज होती हैं उनका जो नेचर होता है वो गैस डिपेंडेंट होता है, इस वजह से उसकी हर गैस की अलग अलग इंटेंसिटी होगी। भाई, उससे निकलने वाली जो रेज होंगी उनकी इंटेंसिटी अलग होगी। तो इसलिए इंटेंसिटी को इंक्रीज रखने के लिए, या फिर उसकी इंटेंसिटी की हर गैस के लिए इंटेंसिटी क्या हो, हमें नॉर्मल मिल जाए, उसका रीज़न ये था कि हमने परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब यूज़ करी थी इंस्टीड ऑफ यूजिंग लाइक दिस ट्यूब, या फिर कुछ भी बोलो, प्लेट बोल सकते हो। अब देखो इसमें हुआ क्या, जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि कुछ रेज जो कैथोड से निकल रही थी उनको तो हमने क्या बोल दिया कि वो नेगेटिव नेचर में है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन बेस होगी, तो मीन्स वो कैसी है? कैथोड रेज। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि रेज सिर्फ नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ही नहीं जा रही है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड भी कुछ रेज आ रही हैं। तो उनका नेचर कैसा होगा? अपोजिट, मीन्स वो ऐसे निकलेंगी। और इसी रेस को उन्होंने क्या देखा कि जब वो नेगेटिव एंड पे आ रही है, तो भाई मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियस फैक्टर है। तो जब वो इस एंड पे आ रही थी तो उन्होंने क्या बताया कि जो नेचर है रेस का वो कैसा है? पॉजिटिव नेचर की गैस है, ठीक है। और उन्होंने एक इन्फ्रेंस ये निकाला, दूसरा उन्होंने इन्फ्रेंस ये निकाला। अब नोटिस करना, मैंने क्या बोला, जो गैस है वो आयोनाइज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग गैस है, अलग अलग आयोनाइज होगी। जैसे कि लेट करो अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ
तो हाइड्रोजन को आयोनाइज करके H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये मैंने आपको कैथोड रेज में बस इतना पढ़ाया था अभी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन लूँ तो O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर मैं नाइट्रोजन लूँ तो N प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैंने आपको कैथोड रेज में बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं भाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं, गैस का नेचर कुछ भी हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये कैथोड रे का नेचर है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ गैस है। और ये आप देख भी सकते हो कि गैस आपने कुछ भी ली हो, निकल तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूँ तो गैस को चेंज करने से उसका जो नेचर था वो भी चेंज हो गया। किसी में हाइड्रोजन आ रहा है, किसी में ऑक्सीजन आ रहा है, किसी में नाइट्रोजन आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिव नेचर था ये कौन सी रेज थी, एनोड रेज। और इन्हीं रेज को हम कैनाल रेज भी बोलते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनोड रेज एंड कैथोड रेज। और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कैथोड रेज हैं वो आपके नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पे ट्रैवल करती हैं, जो आपकी एनोड रेज हैं वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पे ट्रैवल करती है। कैथोड रेज का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड रेज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो एक चीज़ और भी है, अगर आप कभी फ्यूचर में भूल भी जाओ कि कैथोड रे कैसे ट्रैवल करने वाली है और उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे नोटिस करो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही रेस का भी टेंडेंसी रखो कि भाई जो कैथोड रे होगी वो भी नेगेटिव ही होगी नेचर में, और जो एनोड रे होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी नेचर में। दिस इज योर ट्रिक टू लर्न कि भाई कभी हम होता है कि भूल जाते हैं, तो भाई जो नेगेटिव है अगर उसको ट्रैवल करना है तो वो किसकी साइड ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है, नेगेटिव। एंड थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। और एनोड रे क्या थी आपकी, डिपेंडेंट ऑफ गैस। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि जो निकलने वाला नेचर है, जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। और एनोड रे में क्या है, डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एनोड रेज। तो अगर मैं एनोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था जो मैंने आपको कैथोड रे में पढ़ाया वो क्या था, प्रॉपर्टी। तो मीन्स उसकी प्रॉपर्टी तो सेम ही है भाई। कैथोड रे का फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्या करने वाली है, वो पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड डिफ्लेक्ट करने वाली है और ये नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स डिफ्लेक्ट करेगी। अगेन अगर मैं कोई यहाँ पे एक रोटेशन से के लिए कोई ऑब्जेक्ट लगा दूँ तो ऑब्वियसली वो भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि E/m रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो मैंने आपको कैथोड रे की क्लास में ये बताया था कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो E/m होता है, ठीक है। लेकिन वो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m जो होगा कैथोड रे के लिए, तो स्पेसिफिक चार्ज आपका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है और मास भी कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आपको कितना बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास क्या बताया था, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनोड रे के बारे में बात करूँ तो देखो E की वैल्यू तो वही रहेगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो भाई हर गैस का मास अलग होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये गैस की डिपेंडेंट होती है। तो इसका मतलब जो मास ऑफ गैस होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि लेट करो अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो भाई ऑक्सीजन का जो, अगर मैं देखो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ना दो अलग चीज़ें होती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है वो आपका होल नंबर ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है आपका हमेशा एटॉमिक मास आपका हमेशा होल नंबर होता है, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका होल नंबर हो। एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो लेट करो अगर मैं ऑक्सीजन के मास के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम, यही होता है ऑक्सीजन का मास। तो मास के हिसाब से अगर मैं इधर ऑक्सीजन का मास लिखूंगी 16 × 10⁻³ kg, किलोग्राम में मैं कन्वर्ट करूंगी तो उसके लिए मुझे क्या करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो देखो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा, अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन लूँ तो वो कितना होता है
1 ग्राम। तो मास की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि डिनोमिनेटर की हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, उसकी जो अपोजिट टर्म होती है वो क्या होने लगती है, छोटी होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, मास ऑफ एटम या एलिमेंट कुछ भी लिख लो, स्पेसिफिक चार्ज क्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। जैसे कि इधर देखो, अगर ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसे हाइड्रोजन का वेट कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे मास एटम का इंक्रीज करेगा स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करेगा। तो आप लिख सकते हो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज on increase the mass of atom. So this is all about our anode rays or canal ray, whatever you are going to say, it is all up to you. This is its characteristics and your now anode ray is all completely complete. I think कि आपको आगे पेपर में इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ा है, हमने कैथोड और एनोड रे के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, इन 1932। बच्चों देखो, एक चीज़ ना मैं आपको बताना चाहूँगी, ये ऐसा नहीं था कि एक के बाद एक डिस्कवरीज हुई थी। इन डिस्कवरीज में ईयर्स का गैप था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो 1932 में हुई है, लेकिन एनोड रे की डिस्कवरी मैंने आपको लिखवाया था 1886 में हुई है। तो आप देख लो ऑलमोस्ट एट अराउंड 50 ईयर्स का गैप था। तो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ है, तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक, जेम्स चैडविक। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेरिलियम एटम को बॉम्बार्ड किया ऑन अल्फा पार्टिकल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो देखो, अल्फा पार्टिकल क्या था, अल्फा पार्टिकल था आपका हीलियम एटम। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। एक्चुअली में इट इज़ ए सोर्स ऑफ जनरेटिंग अ पॉजिटिव प्रोटॉन। मैं आपको बोल सकती हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या करता है, इट्स अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग अ पॉजिटिव। सो बेसिकली अब देखो, ये मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये खुद पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो अब देखो, जब उन्होंने ये रिएक्शन कराई तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक तो हमें कार्बन मिल गया और हमें पता है कि कार्बन का सम कितना 12। अब देखो इसकी ना रिएक्शन का तरीका क्या होता है, उन्होंने नोटिस किया इन सब का जो सम होना चाहिए ना वो आपके प्रोडक्ट में आना चाहिए। मीन्स ये मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे, मीन्स ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। जो इन दोनों का सम होता है, दिस इज आर एटॉमिक मासेस और दिस इज आर एटॉमिक नंबर। बेसिकली प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बनता है कि जो इनके सम्स हैं वो प्रोडक्ट के सम के इक्वल होते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे लेट करो कुछ और भी होता तो उसका सम इन्हीं में से किसी के इक्वल निकलता। तो अब देखो उसने क्या नोटिस किया, 9 and 4 कितना होता है 13, 12 कार्बन 6 बना, तो ये तो 6 तो पूरा कंज्यूम हो गया। उन्होंने नोटिस किया कि देयर इज ओनली 1 न्यूट्रॉन लेफ्ट, देयर इज नो प्रोटॉन एंड नो इलेक्ट्रॉन रिलीज। कोई भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ जब उन्होंने बेरिलियम एटम को बॉम्बार्ड कराया। व्हाट ही नोटिस कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन मिला है और इसका चार्ज कैसा था, न्यूट्रल। हमें पता है कि प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। बट व्हाट ही नोटिस्ड कि जो एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल पार्टिकल निकला है उसका चार्ज कैसा है, न्यूट्रल, और उसमें कोई भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज द मेजर फैक्टर, इट हैज़ नो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड ही नेम्ड इट एज न्यूट्रॉन। भैया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे मतलब रेडियो एक्टिविटी में जो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री करते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उसमें से एक यही थी।
नाउ उन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो पार्टिकल था, मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फर्स्ट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एंड सेकेंड नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज भी नहीं है। सो दिस इज हिज डिस्कवरी अबाउट द न्यूट्रॉन्स। बट मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, मैंने आपको बोला कि एवरी फंडामेंटल पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स एंड द नेम ऑफ द यूनिट्स इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आप सारे लोग मुझे पता है एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस फैक्टर है जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू गो थ्रू इनटू जेई और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच इज रिलेटेड टू साइंस। सो द क्वेश्चन अराइज हियर, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्या सारे के सारे आपके जो एटम्स हैं वो इन्हीं तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं? इफ आई वॉज आस्किंग नेम अ फंडामेंटल पार्टिकल विच इज नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ दीज, मीन्स इसमें से कोई एक ऐसा है या कोई ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो उसमें प्रेजेंट ही ना हो, तो वो कौन सा एटम होगा भाई? आपको एक पीरियोडिक टेबल की ना एक ब्यूटी है, आपने नोटिस किया होगा, जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगी बिकॉज सबका अलग ही मतलब लाइफ का फंडा होता है। देखो पीरियोडिक टेबल में आपने नोटिस किया होगा कि सबसे तंग करने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? या तो वो नियॉन होगा, ठीक है, मतलब कि नियॉन गैस होगी, या फिर वो फ्लोरीन होगा, सीसियम होगा, हाइड्रोजन होगा, या लिथियम। ऐसा क्यों? ये सारे के सारे या तो स्टार्टिंग में आ रखे हैं या एंड में आए हुए, मतलब बीच वाले बेचारे शांति से होकर बैठ जाते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते, उनकी प्रॉपर्टीज़ किसी ना किसी से रिजेंबल कर जाती है। लेकिन जो हरकतें करने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? या तो इनर्ट कॉन्फिगरेशन होगी या भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स ये आप आगे पढ़ोगे, मुझे पता है आपको थोड़ा कम समझ आ रहा है। ओ बस द क्वेश्चन इज, ऐसा एक एटम मुझे बताओ जो इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके नहीं बना, एंड द आंसर इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के मैं एक ही आइसोटोप के बारे में बात करूंगी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के भाई 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था 1H1, 2H1 एंड 3H1। तो इसमें भी सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कैसे? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन केस। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन। तो पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आए कि एक ऐसा पार्टिकल जो इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल में से किसी एक में, जो मतलब कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल उसमें नहीं है, सो योर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन। भाई इसका ना क्लाउड बना लो, मेरे को जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है ना मैं उसके से क्लाउड बना लेती हूँ कॉपी में। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बिकॉज ये क्या है? ये एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। तो देखो, अगर अब मैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझना, देखो लेट करो, मैं आपको कैसे बताऊँ, 2 पार्ट्स बनाते हैं। लेट करो ऐसे, लेट करो मेरे पास ये एक 10 मीटर की बॉल है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐसा पाथ लिया और यहाँ पे एक बॉल डाली, ठीक है, और ये क्या है? डिस्टेंस। और एक मैंने पाथ लिया कुछ इस टाइप का, 10 मीटर की बॉल है, ये हाइट जो है क्या है? 10 मीटर। एक मैंने पाथ ऐसा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल डाली। अब देखो, लेट करो ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दीज वैल्यूज़ आर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं अगर इन 2 पाथ को ट्रेस करूं तो मैं क्या नोटिस करने वाली हूँ? ये बॉल कैसे ऐसे स्लाइड करेगी, और जब ये बॉल ऐसे स्लाइड करेगी तो इसका मतलब इस बॉल की जो वैल्यू होगी, हर पॉइंट पे कोई वैल्यू होगी भाई मुझे, क्योंकि हर पॉइंट पे बॉल मिलेगी। ये बॉल एक टाइम पे हर पॉइंट पे स्लाइड करेगी। लेकिन अगर मैं इस पाथ के, मतलब कि इसकी वैल्यू कैसी है? कॉन्टीन्यूअस। कैसी वैल्यू है? कॉन्टीन्यूअस। मतलब इसकी 1 से लेके 6 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1.1 1.2 1.3 1.5 6 4.2 कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
लेकिन अगर मैं अब इस वाले ट्रेस के बारे में बात करूं तो भाई ये बॉल यहाँ से स्लाइड करके सीधा यहाँ आके गिरेगी, ठीक है। उसके बाद ये इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, तो मतलब इस डिस्टेंस को तो वो देख ही नहीं सकती ना, वो फिर इस पॉइंट पे आएगी, फिर वो स्लाइड करेगी, वो इस पॉइंट पे आएगी और स्लाइड करके इस पे, मतलब कि उसकी जो वैल्यू थी वो कैसे आई 2 4 6 8। मीन्स ये वैल्यू इस वैल्यू के कंपैरिजन में कैसी थी, कॉन्टिन्यूअस नहीं थी। ये कैसी वैल्यू थी, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इस वैल्यू में मैंने नोटिस किया कि ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ है 1.1 1.5 ये क्या कर रहा है, ये उन वैल्यूज़ को उठा ही नहीं रहा है। ये यहाँ से ट्रैवल किया, 1 आया, 1 पे आके ड्रॉप कर गया, फिर यहाँ पे आके ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे एंड फिर 8 पे आके उसने ड्रॉप किया। तो इस तरीके की वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू, जिसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल की वैल्यू मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 और इन्फिनिटी, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0.2 1.1 मतलब पॉइंट्स में इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। इट मस्ट बी ऑलवेज 1 to infinity एंड द वैल्यू मस्ट नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द वैल्यू इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। इट कांट बी नेगेटिव, रेशनलाइज्ड और इन पॉइंट डेसिमल्स। सो इसका मतलब ये था चार्ज की प्रॉपर्टी का कि Q इज इक्वल्स टू एनीवेयर, n कैन बी 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट डज क्वांटाइज्ड मीन्स। ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि 11th में ना बच्चों आप कहीं भी जाओ आपसे सबसे पहले 11th में यही पूछने वाले हैं कि आप पढ़ के आए हो 9th में कि व्हाट इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जिसकी डिसकॉन्टिन्यूअस वैल्यू हो और वो इंटीग्रल मल्टीपल हो, इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ना हो। सो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल। और हमें पता है कि भाई चार्ज कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एंड प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसका चार्ज बड़ा है। भाई ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप बोलने वाले हो कि भाई प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा है, जो कि गलत है। भाई देखो ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है ना, इस नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि ये इंटीजर लाइन पे नेगेटिव है और प्रोटॉन इंटीजर लाइन पे पॉजिटिव है। नो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो मैं बार बार देयर इज अ प्रिकॉशनरी नोट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्योंकि कई बार ना आपको एग्जामिनर मैनिपुलेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एनटीएससी में आ जाते हैं कि भाई चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी। तो इससे हमें मैनिपुलेट नहीं होना कि भाई ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इज स्मॉलर देन पॉजिटिव। सो आप लिख दो कि भाई प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बड़ा है। नो, नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर्स दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन नेचर। सो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल पार्टिकल्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।